हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है। मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन का, क्योंकि मेरे पास ना इंटीग्रेशन को लेकर बहुत क्वेरीज आती हैं बच्चों की कि सर इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाते, या इंटीग्रेशन में हमें ये नहीं पता चलता कि मेथड कैसे अप्लाई करें। जब हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर भी जब कोई नया ट्विस्ट आ जाता है तो हम उसमें ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटीग्रेशन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, मतलब एक प्रोसेस से करोगे कि हमने पहले बेसिक इंटीग्रेशन कर लिया, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये नहीं है कि आपने उठाया और सब्स्टिट्यूशन करके छोड़ दिया। अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन को भी तरीके से पढ़ना चाहिए। तरीके का मतलब ये हो गया कि सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक मेथड नहीं है, सब्स्टिट्यूशन को कई तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हर क्वेश्चन में ना एक नई ट्रिक लगती है। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए कुछ अलग ही एक प्रोसेस किया है कि हम ना उसको कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाते हैं जिससे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन हमें दिखे तो हमें पता चल जाए हाँ इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूशन हमारा खत्म होता है तो उसके बाद जो नया टॉपिक हमारा आएगा पार्शियल फ्रैक्शन होता है या बाय पार्ट होता है। ठीक है, वो अलग प्रोसीजर है। उसमें जब हमें क्वेश्चन मिलेगा ना तो हम क्वेश्चन को देखकर ये समझ सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, इसमें मेरा बाय पार्ट लगेगा या मेरा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है डिफरेंशिएशन। आपको ना डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आती है, मतलब बहुत अच्छे से का सेंस ये है कि आपका डिफरेंशिएशन पार्ट जो स्टार्टिंग का होता है, जिसमें बेसिक 10 फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स क्या होता है, एंड चेन रूल। उसके आगे का नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आप उसे नहीं पढ़ो, आप उसे पढ़ो, उसका भी होना आना जरूरी है। क्योंकि ना इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन को करने से पहले आपको बेसिक डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना, कि ये डिफरेंशिएशन हमें आती है तब हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें सबसे ज्यादा क्या बताता है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए चलो मैं आप लोग ओके मैं अब आप लोगों को ना ज्यादा टाइम नहीं लेकर सिर्फ सीधा टॉपिक पे आता हूं, और आप लोग भी अपने कॉपी पेन रेडी रखो, ताकि जो जो मैं स्टेप्स और जो जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं उस प्रोसीजर के साथ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करेंगे कैसे और क्या प्रोसेसिंग इसके अंदर होती है। एक्चुअल में देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको सेट करता हूँ, एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग में ना एक इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय द एन प्लस वन प्लस सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। बट और इसी के बेसिस पे अगर मुझे क्वेश्चन मिल जाए एक्स रेज टू पावर 3 तो मैं फटाफट कर दूंगा। ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, एक्स रेज टू पावर यहां पर आ जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द 3 प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा सिंपल सा हो गया है ना। प्रॉब्लम कहां आती है हमें, प्रॉब्लम हमें तब आना स्टार्ट होगा कि अगर इसी तरीके का एक क्वेश्चन मुझे मिलता है, मान लीजिए कि 2x प्लस 3 है ना, रेज टू पावर अगर यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए 3 ही है, 3 ना लेकर हम 4 ले लेते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि पावर को लेकर सर किस तरीके से यूज करते हैं। पावर आप कुछ भी ले सकते हो, नंबर से मैचिंग मत कराना। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमने पावर ले ली और मैं इसे क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी इंटीग्रेशन में अब हमें कंफ्यूजन हो गई। हमें कंफ्यूजन आ रहा है कि यार ऐसा तो हमने कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा है ना। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से ये तो बिल्कुल उसके जैसा दिख नहीं रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना होता है, एक्चुअल में क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो है, देन उसकी पावर
4 है, जिसे बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन हम बोल सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वापस से स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन में, यानी कि कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, तब जाकर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूं। अदरवाइज मैं इसे फॉर्मूला लगाने जाऊंगा, ये देखो पावर 4 है, होने को तो आपका ऐसे भी हो जाएगा ये, है ना। इसमें सिंपली कैसे करोगे आप लोग, इसकी पावर को एक्सपेंड करो, एक्सपेंडेशन हमें आती नहीं है, ठीक है ना। अगर जिसको आती है तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। तो इन चीजों को ना सिंपल करने के लिए क्या किया गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया गया, ठीक है ना। तो अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूं कि मुझे उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगा। एंड सब्स्टिट्यूशन का बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं, बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं। अगर आप उन स्टेप्स को इजीली फॉलो करते हो और आपको ये पता चलता है मुझे किस चीज को सब्स्टिट्यूट करके किसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, पुट किया जाता है, एंड एक दूसरा फंक्शन जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसमें, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, तो हम उसे एलिमिनेट करते हैं। तो सारा खेल किस चीज का है, ये समझने का कि किसे हमने पुट करना है और किसको हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि इसको कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे फंक्शन को पुट कर दिया। क्या कर दिया, पुट कि ना 2x + 3 इज इक्वल टू द t, एक न्यू वेरिएबल हमने इसमें मान लिया, राइट। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट कर दिया, d/dx 2x + 3, और t का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये आएगा। अब इसकी डिफरेंशिएशन तो हमें मालूम है, देखो x का 1 हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचता है, और यहाँ बचता है dt/dx, राइट। हमने इस चीज को तो t पुट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, dx की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पर ना आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर मोस्टली आप लोग कई बार देखोगे, कई जगहों पे भी पढ़ोगे, मोस्टली क्या होता है ना, एक सेटलमेंट प्रोसेस की जाती है। सेटलमेंट प्रोसेस का मतलब मैं बता देता हूं क्या होता है। इस तरीके से वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं 2x dx से मल्टीप्लाई इधर कर दूं और dt, यानी कि ऐसा कुछ मेरे पास यहां मिल जाएगा, तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है ना। मैं कहता हूं ये वाला प्रोसेस अगर आप अवॉइड करो, अवॉइड करने का मतलब ये है कि आप इसे यूज ना करो, ठीक है ना। आप सीधा सीधा सिर्फ जो चीज आपने पुट किया है एंड जो आपके पास यहां पर dx है, इसको निकालने की कोशिश करो। तो जब आपने dx यहां से निकाला तो ये कितना हो जाएगा, dt/2 आ जाएगा। एंड ये dt/2 अगर आ गया तो आप इसमें अब जो आपके पास ये इंटीग्रेशन थी, इस इंटीग्रेशन में इसे पुट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास 2x + 3 को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो ये हो जाएगा t⁴, ये रहा। एंड dx की वैल्यू क्या आई मेरी, dx की वैल्यू आ गया dt/2। तो हमने क्या किया हमने यहां पर एक नए वेरिएबल के फॉर्मेट में से कन्वर्ट कर दिया। अब 1/2 हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, t⁴ dt आ गया, देन 1/2 और इंटीग्रेशन। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन तो मालूम है ना, क्योंकि ये किसके फॉर्मेट में आ गया, ये हमारे इस बेसिक स्टैंडर्ड में आ गया, जिसे हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो t⁴ को हम क्या लिखेंगे, 4 + 1 divided by the 4 + 1 + c. So answer is t⁵ 5 divided by 2 into 5, ठीक है ना। बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, फाइनल आंसर आपका वापस x के फॉर्मेट में ही आएगा। तो आप इसे क्या करोगे, रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा 2x + 3 ⁵ 5 divided by the 10 इन प्लस c आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर आया, ओके। अब अगर मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि इतना बड़ा प्रोसीजर है सर, ठीक है, क्या इसमें सारे स्टेप्स करने जरूरी हैं, तो यहां पर ना कुछ स्टेप्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स का मतलब, जैसे मैंने ये लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, आप सिर्फ इतना लिखिए। ये वाला स्टेप अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। अगर आप ये स्टेप नहीं करते आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आती है, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो एंड dx की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए कि हाँ मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैंने इस प्रोसीजर को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, ठीक। ओके एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास इसी फॉर्मेट में इसी स्टैंडर्ड में, तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन और लिया, राइट। एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया 3x - 7 रेज टू पावर 2 dx, ठीक है। इसका मैंने इंटीग्रेशन करना है, ठीक। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं देखता हूं फाइनल आंसर क्या आता है। सेम प्रोसीजर लगाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट करेंगे, पुट 3x - 7 इज इक्वल टू द t। इसे हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, विद रिस्पेक्ट। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, राइट। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सिर्फ 3 आएगा और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द dx। सो आपके पास dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गया आपके पास dt डिवाइडेड बाय द 3, राइट, dt डिवाइडेड बाय द 3, ओके। एंड हम अगर यहाँ पर देखते हैं, हम वापस इंटीग्रेशन में जाएंगे, अब हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t रेज टू पावर 2 एंड dt डिवाइडेड बाय द 3, तो 1/3 बाहर आ गया। हमने किसका इंटीग्रेशन करना है, t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 प्लस c, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 1/3 एंड ये वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू क्या थी, 3x - 7 क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 प्लस c। अच्छा यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये क्यूब है, ये तो इसी का पार्ट होता है, क्योंकि भैया हमारे पास क्या होता है, अगर n+1 आ रहा है तो नीचे भी हमारा n+1 होता है। ये वाला जो एक्स्ट्रा आता है इसके लिए क्या कहेंगे, तो इसके लिए ना हम एक सिंपल सा रूल बना लेते हैं। सिंपल सा रूल ये बनाते हैं कि इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन दिखता है, मेरे कहने का मतलब अगर आप डायरेक्टली जजमेंट कर सकते हो तो आप इतना बड़ा प्रोसीजर ना करें। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा प्रोसीजर ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी डायरेक्ट जजमेंट हो जाती है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ना के बराबर आता है सीबीएसई में। अगर आता भी है, इनकेस आ भी गया तो 1 मार्क्स में आएगा, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दिया, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, और क्वेश्चन नहीं ऐड कर रहे, क्वेश्चन की जगह हम लोग क्या, क्वेश्चन तो हम लोग 2 कर चुके हैं, एक रिजल्ट ही तैयार कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट सीखने के लिए हमें मिल गया कि अगर मुझे कभी भी इंटीग्रेशन करना है ax_b रेज टू पावर n dx का, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो पावर होता है ये कितना आ गया, n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यानी कितना आ जाएगा, ax+b होल रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय द n+1। पर इसमें एक नई चीज आ रही है, इस वाले के आंसर में भी कितना आ रहा है, यहां पर एक्स्ट्रा 3 आ रहा है। तो ये कोई एक्स्ट्रा 3 नहीं है, आप अगर नोटिस करोगे तो हमारा जो x का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट 3 है, वो ये वही है। यानी कि हमें यहां से क्या सीखने को मिला कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस c रह गया था। तो यहां से क्या हो गया, ax+b होल रेज टू पावर n+1 एंड यहाँ पर डिवाइडेड बाय n+1। हमने तो इसे नॉर्मली बिहेव किया कि भैया ये हमारा x की पावर n की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये a कहां से आएगा, ये हमेशा a कौन सा होगा, जो मेरा x का कोफिशिएंट होगा वही मेरा a होगा, यानी कि x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर एक छोटी सी ना प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कई बार। x के कोफिशिएंट को नहीं पहचान पाते हो आप लोग, ठीक है। x के कोफिशिएंट को नहीं पहचान पाने का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने ना आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का,
आपके सामने क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि इंटीग्रेशन है हमारे पास ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट था किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब सब्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में हम लोग बहुत बेसिक बेसिक से रूल्स अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जिसमें एक्स के साथ ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ ए यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है और उसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक।